व्हाइट हाउस में मुलाकात में सिर्फ एक सेनाध्यक्ष थे, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर, और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। युद्ध के बाद की परिस्थिति में क्या वाकई पाकिस्तान सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है? और माना यह भी गया कि दरअसल पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने नोबेल के पीस पुरस्कार के लिए जो नॉमिनेशन दिया कि उसमें नॉमिनेशन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का होना चाहिए, तो इसके लिए बकायदा व्हाइट हाउस ने यह व्यवस्था की थी कि अगर इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे वाशिंगटन में, तो मैसेज और बड़ा होगा कि दो परमाणु देशों के युद्ध को रोका भी गया, और देखिए दोनों की मौजूदगी भी है, और अब ईरान और इजराइल के युद्ध को रोकने की दिशा में तीनों वाशिंगटन में मौजूद हैं। राष्ट्रीय तौर पर जिन देशों से ईरान घिरा हुआ है, उन तमाम देशों के भीतर अमेरिका के सैन्य अड्डे चल रहे हैं। 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसी दौर में ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री को टेलीफोन लगाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो एकजुटता ईरान को लेकर दिखाई है, उसकी वह सराहना करते हैं। और इन सब के बीच इजराइल आज यह ऐलान करता है कि अब खामेनेई को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, नाक शख्स है, और अब खामेनेई को बचने नहीं दिया जा सकता। इस पूरी प्रक्रिया के बीच में महत्वपूर्ण व्हाइट हाउस के भीतर वह लंच क्यों हो गया जिसमें पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की मौजूदगी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी से हटकर कोई तीसरा शख्स नहीं। दरअसल पाकिस्तान की अगर 909 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से मिलती है, तो यह वह इलाका है जहां पे बलूच विद्रोही या कहें बलूच के या बलूचिस्तान बनाने वाले आंदोलनकारियों की मौजूदगी है। और अक्सर पाकिस्तान ईरान पर यह आरोप लगाता रहा है कि दरअसल बलूचिस्तान का जो पूरा का दायरा है, उसके दायरे में ईरान की भी कुछ सीमावर्ती इलाके आते हैं, और बार बार बलूचों के खिलाफ जब जब पाकिस्तान कार्रवाई करता है तो वह सीमा पार चले जाते हैं और वहां पर ईरान उन्हें आश्रय दे देता है। लेकिन इस दौर में यह महत्वपूर्ण क्यों हो गया? हमें लगता है इस पूरी परिस्थितियों के बीच जाने से पहले आप उस मानचित्र के जरिए जरा स्थिति को समझ लीजिए। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 5 जिले सटते हैं। उन जिलों की मौजूदगी में क्या वाकई इस दौर में वह अमेरिका जो चारों तरफ तमाम देशों में अपनी मौजूदगी को दिखा रहा है, लेकिन नई मौजूदगी उसको पाकिस्तान के जरिए चाहिए, उसकी जमीन पर उसके अपने सैन्य कार्यक्रमों को देखना चाहता है, या फिर पाकिस्तान की मदद करके वह पाकिस्तान को इस दौर में ईरान के साथ खड़े होते हुए नहीं देखना चाहता है? यह सवाल इसलिए जटिल है क्योंकि पाकिस्तान के सबसे करीब जो देश है वह 36 का आंकड़ा लिए हुए है अमेरिका के खिलाफ, वह चीन है। और ईरान को सामरिक तौर पर जो सबसे ज्यादा मदद करता रहा है और अभी भी कर रहा है, उसके भी अमेरिका के साथ संबंध 36 के हैं, और वह रूस है। क्योंकि ईरान जिन देशों से घिरा हुआ है उसमें इराक है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, जॉर्डन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और पाकिस्तान है। सिर्फ पाकिस्तान की जमीन पर अमेरिकी बेस नहीं है। इराक के इरबिल असद एयरबेस पर 2000 सैनिकों की तैनाती है। कुवैत में 5000 मैरीन कमांडो और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी है। सऊदी अरब में फाइटर जेट और 35,000 सैनिकों की मौजूदगी है। बहरीन में अल उबैद एयरबेस जेट रिफ्यूलिंग की सुविधा के साथ वहां पर मौजूद है। यूनाइटेड अरब अमीरात में नेवल भी है, आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, 3 बेस हैं, 6000 सैनिकों की यहां मौजूदगी है। जॉर्डन के भीतर अम्मान में 2000 से ज्यादा सैनिक अमेरिकी मौजूद हैं। 50,000 से ज्यादा सैनिक इस पूरे इलाके में हैं। लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर कोई अमेरिकी बेस नहीं है, और इस पूरे इलाके में पाकिस्तान एकमात्र देश है जो कि परमाणु हथियारों से लैस है। और यह खबर बार बार जब निकल कर आती है कि इस इलाके में खाड़ी देशों के साथ पाकिस्तान के जो संबंध हैं और ईरान के साथ जो जटिल संबंध सही, उन संबंधों के बीच में इजराइल को भारी पड़ सकता है, अमेरिका को भारी पड़ सकता है अगर पाकिस्तान खुलकर ईरान के पक्ष में खड़ा हो गया, या फिर हथियारों की आपूर्ति उसने ईरान के लिए कर डाली, वह भी न्यूक्लियर हथियार। क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर फादर अब्दुल कादिर कहते तो यही हैं कि दरअसल उन्होंने बहुत मदद की ईरान को लेकर। अब सवाल यह है कि इस युद्ध के बाद की परिस्थिति में क्या वाकई पाकिस्तान सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है?
और अमेरिका इस गारंटी को चाहता है कि वह अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में जो इससे पहले नजर नहीं आता था, अब वह खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में इतना ज्यादा है कि वह उसको सबसे प्यारा बताने लगा है। यहां तक कि भारत के साथ संबंध भी इस दौर में बिगड़े हैं। माई गुड फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये शब्द तो हैं, लेकिन संबंध इस दौर में पूरे तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में शिफ्ट हो चुके हैं। और माना यह भी गया कि दरअसल पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने नोबेल के पीस पुरस्कार के लिए जो नॉमिनेशन दिया कि उसमें नॉमिनेशन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का होना चाहिए, तो इसके लिए बकायदा व्हाइट हाउस ने यह व्यवस्था की थी कि अगर इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे वाशिंगटन में, तो मैसेज और बड़ा होगा कि दो परमाणु देशों के युद्ध को रोका भी गया और देखिए दोनों की मौजूदगी भी है, और अब ईरान और इजराइल के युद्ध को रोकने की दिशा में तीनों वाशिंगटन में मौजूद हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया, वाशिंगटन नहीं जाएंगे, क्योंकि यह एक घेराबंदी थी, यह हर कोई समझ सकता है। खास तौर से तब जब भारत की अपनी नेशनल पॉलिसी में पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है और पाकिस्तान की अपनी नेशनल पॉलिसी में कश्मीर उसके गले की नब्ज भी है, और वहां पर कश्मीर के भीतर जो आतंकवादी हैं वह उनके लिए स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। अब इस परिस्थिति को समझते हुए जरा एक क्षण के लिए समझिए, ऐसा मौका कभी व्हाइट हाउस में इससे पहले नहीं आया कि कोई सेनाध्यक्ष बंद कमरे में, जहां पर सलाहकारों की मौजूदगी नहीं होगी, जहां पर किसी की मौजूदगी नहीं होगी, मीडिया तो दूर की बात है, कमरे में लंच की व्यवस्था की जाएगी। और लंच पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहे होंगे। तो क्या अमेरिका इस पूरी परिस्थिति के भीतर आने से पहले ईरान की पूरी घेराबंदी कर रहा है और उसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत है, और इस जरूरत में भारत की पूरी कूटनीति, विदेश नीति धराशायी हो गई? चीन और रशिया नए तरीके से स्ट्रेटेजिकली क्या वाकई ईरान के पक्ष में आ पाएंगे, और अगर आ जाते हैं तो इस परिस्थिति में भारत की अपनी नीति क्या होगी? यह सवाल शायद मौजूदा वक्त में मौजूदा सत्ता के सामने इसीलिए सबसे बड़ा है क्योंकि भारत की आंतरिक राजनीति भी अमेरिका के साथ खड़े होने से लेकर पाकिस्तान को निशाना पर लेने के साथ चलती रही है, और चीन को लेकर भी विरोध है और रशिया के साथ पारंपरिक दोस्ती निभाने का भी दबाव है। सारी परिस्थिति एक झटके में डगमगा चुकी है। शायद इसीलिए यह लंच और लंच के टेबल पर दुनिया का मानचित्र और उस मानचित्र पर खींची गई लकीरों पर अमेरिका ने कोई आज से चलना शुरू नहीं किया है। असीम मुनीर के लिए यह नई बात होगी, लेकिन अब इस मानचित्र पर रिश्ते बदलेंगे, कूटनीति बदलेगी, विदेश नीति बदलेगी, और कोई इससे इनकार कर नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।